हाय दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडीशाला पर स्वागत है। दोस्त, मैं विशाल आप लोग के लिए सीटेट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उपस्थित हुआ हूं। यह सीटेट की परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्त, इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। दोस्त, आप हमें सपोर्ट करें, मैं आपके लिए अच्छे अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आता रहूँगा। दोस्त, यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हुए हैं तो इससे पहले मैं बता दूं आपको कि मैंने कक्षा 3 और कक्षा 3 से लेके कक्षा 5 की एनसीईआरटी जो है कि 5 वीडियो में कंप्लीट कर दिया है, जिससे प्राइमरी में हर साल 6 से 7 प्रश्न, 7 प्लस प्रश्न और जूनियर में 2 से 3 प्लस प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्त, आप लोग वहाँ से जाके इन 5 प्रश्नों की श्रृंखला को अच्छे से देख कर तैयार कर लें और उन्हीं से संबंधित मैं प्रश्नों को आपके लिए लेकर आया हूँ। आज की क्लास में जो प्रश्न है ये 2013 के प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं दोस्त, जो कि सीटेट में आए हुए प्रश्न हैं। इसलिए आप लोग इसे अच्छे से देखें और गहनता से इसका अध्ययन करें। आइए दोस्त, चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन है, उस वैज्ञानिक का नाम जिसने पहली बार मच्छर के पेट में देखा और यह साबित किया कि मच्छर मलेरिया फैलाते हैं और उन्हें उनके शोध के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्त, वह कौन है? पहला चार्ल्स डार्विन, दूसरा ग्रेगर मेंडल, तीसरा जॉर्ज मिस्टल, चौथा रोनाल्ड रॉस। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, रोनाल्ड रॉस। रोनाल्ड रॉस ने ही देखा था दोस्त मच्छर के पेट में सर्वप्रथम कि मलेरिया से होता है। ग्रेगर जार मेंडल मैंने एनसीईआरटी में 3 से 5 के एनसीईआरटी में आप लोगों को बताया कि ग्रेगर जार मेंडल जो मटर यानी आनुवंशिकता पर अध्ययन किए थे, मटर के पौधे पर इन्होंने अपना अध्ययन किया था, ग्रेगर जार मेंडल जो थे। अगले प्रश्न में चलते हैं दोस्त। नेक्स्ट, रजत ने अपने दोस्त से कहा, मैं खेल नहीं सकता क्योंकि मैं बुखार से पीड़ित हूँ, साथ में मैं कंपकपी, बुखार, सिर दर्द, चक्कर से भी गुजर रहा हूँ और अंत में मुझे पसीना आता है। मेरे रक्त परीक्षण के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवा दी है। रजत से पीड़ित हो सकता है। ये सब लक्षण देखने के बाद रजत किससे पीड़ित हो सकता है? आंत ज्वर, दूसरा दस्त, तीसरा हैजा, चौथा जो है मलेरिया। तो दोस्त, ये सब लक्षण मैंने आपको एनसीईआरटी कक्षा 3 से 5 में बताया कि ये सब लक्षण किसके हैं, तो ये सब लक्षण है मलेरिया के। दोस्त, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा मलेरिया। ये जो हैजा होता है यह दोस्त जीवाणु के द्वारा होता है। हैजा, दस्त भी जीवाणु के द्वारा ही होते हैं, विभिन्न प्रकार के कई जीवाणु शामिल हो सकते हैं। ये जो होता है सालेमोनेला टाइफी जीवाणु से होता है, सालेमोनेला टाइफी से होता है दोस्त, जिसे हम टाइफाइड भी कहते हैं। इसी को हम इंग्लिश में टाइफाइड बोल देते हैं। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा मलेरिया। अगला प्रश्न हमारा है, अल बरूनी कौन था? पहला, यह कुतुब शाही सुल्तान जिसने हमारे देश पर लगभग 40 वर्षों तक राज किया। दूसरा, अफगानिस्तान का एक व्यापारी जो हमारे देश के शुष्क फलों के बाजारों का अध्ययन करने आया था। तीसरा, उज्बेकिस्तान का एक यात्री जिसने एक पुस्तक लिखी जो हमारे देश के अतीत को जानने में सहायक है। चौथा, एक यात्री जो भारतीय लोगों की संस्कृति का अध्ययन करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा किया। तो दोस्त जो अलबरूनी था यह उज्बेकिस्तान से आया था। मैंने 3 से 5 की एनसीईआरटी के जो क्लास लिए हैं, आप जो देखे हैं, जो नहीं देखे हैं वो देख सकते हैं, जो देखे हैं उन्हें पता है कि यह उज्बेकिस्तान से आया था। यह यात्री जो इस पुस्तक लिखी थी इसमें भारत के वर्णन के बारे में था कि भारत के लोग जो है कुएं बनाते हैं, ये सब उसमें अलबरूनी के द्वारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है दोस्त, जो जानवर रात में जागते हैं वे वस्तुओं को डैश देख सकते हैं। पहला, सभी रंग में, दूसरा केवल काले और सफ़ेद रंगों में, तीसरा केवल हरे रंग में, चौथा केवल लाल रंग में। तो दोस्त, जो जानवर रात में जागते हैं, जब मैं जानवर पढ़ा रहा था पक्षी के बाद मैंने आप लोगों को जानवर पढ़ाया था एनसीईआरटी में, तो उसमें बताया था जो जानवर रात में जागते हैं वे केवल सफ़ेद और
काले और सफ़ेद रंगों में ही इस वस्तुओं को देख पाते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्त। अगला प्रश्न है, हाथियों के झुंड के बारे में सही कथन का चयन करना है हमें। पहला है ए, हाथी के झुंड में मुख्यतः 14 से 15 वर्ष तक की मादा और बच्चे हाथी होते हैं। दूसरा, हाथी के झुंड में एक विशेष परिवार के सदस्य होते हैं। तीसरा, सबसे बुजुर्ग मादा झुंड की नेता होती है। चौथा, हाथी के झुंड कितनी भी संख्या में मादा हाथी और बच्चों को समायोजित कर सकता है। तो दोस्त, मैंने हाथी के बारे में भी आप लोगों को पढ़ाया था। हाथी के बारे में एनसीईआरटी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है 3 से 5 के एनसीईआरटी में। यहाँ से हर साल जो है क्वेश्चन, प्राइमरी में जो दोस्त 6 से 7 प्लस क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। जूनियर में 2 से 3 प्लस क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। देखिए, मैं जो पहला प्रैक्टिस लिया था उसमें भी मैंने दिखाया आप लोगों को, ये मेरा दूसरा प्रैक्टिस है, इसमें भी आप लोग देखिए। तो हाथी झुंड में जो है मुख्यतः 14-15 वर्ष तक की मादा और बच्चे होते हैं, ये सही है। ये सही है, जिसमें ए ना हो उसे हम एलिमिनेट कर देते हैं। ए ऑप्शन गलत हो जाएगा, ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। हाथी के झुंड की एक विशेष परिवार के सदस्य होते हैं, नहीं, हाथी के झुंड में केवल हाथी ही रहते हैं, इसलिए हमारा बी भी गलत हो जाएगा। तो बी गलत हो जाएगा, इससे ए हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ए और सी। अभी देख सकते हैं, हाथी के झुंड में जो मादा होती है वही नेता होती है। हाँ, वही नेता होती है। हाथी के झुंड जो बुजुर्ग मादा होती है वो नेता होती है दोस्त। हाथी के झुंड कितनी भी संख्या में मादा हाथी नहीं, केवल 14 से 15 वर्ष की मादा और बच्चे इसमें शामिल होते हैं। सभी संख्या में, ज़्यादा संख्या नहीं, इनकी एक निश्चित संख्या होती है दोस्त। नेक्स्ट, पंखुड़ियों के अंदर एक फूल के बीज में हमें एक पतली चूड़ी रचना मिलती है जिसे डैश कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? पहला परागकोश, दूसरा पराग, तीसरा मूलांकुर, चौथा वर्तिकाग्र। तो दोस्त, जो फूल होता है, जैसे देखिए ये फूल है, इसमें फूल जो है ऐसे मान लीजिए ये पंखुड़ियाँ हैं दोस्त, इधर पंखुड़ी हो गया, ये पंखुड़ियाँ हैं। तो इसी में बीच में ऐसे पतला नुमा संरचना होती है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे दोस्त पराग कहते हैं। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पराग। नेक्स्ट, यदि आप ट्रेन से अहमदाबाद गुजरात जाते हैं तो अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर आप पाएंगे अधिकांश विक्रेता डैश बेच रहे हैं। ए मतलब पहला, ढोकला के साथ लेमन राइस और चटनी, छोले भटूरे और लस्सी। तीसरा है इडली चटनी और बड़ा चटनी। चौथा है पूड़ी साग और ठंडा दूध। तो मैंने जब आप लोगों को पढ़ाया था एनसीईआरटी में, बताया था वहाँ गुजरात में जो है ढोकला फेमस है दोस्त, उसका चित्र सहित मैंने दिखाया था उसमें ऐड करके। और लेमन राइस यानी नींबू चावल इसे बोल सकते हैं। लेमन का मतलब नींबू होता है, राइस का मतलब चावल, और चटनी मिलते हैं। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, पक्षी अपनी गर्दन को बहुत बार हिलाते हैं क्योंकि वे उड़ सकते हैं। दूसरा, पक्षियों की आंखें स्थिर होती हैं। तीसरा, पक्षियों की आंखें छोटी होती हैं। चौथा, उनके कान पंख से ढके होते हैं। जब मैंने पक्षी आप लोगों को बताया था उसमें बताया था पक्षी और स्तनधारी में कैसे आप जान पाएंगे कि कौन अंडे देते हैं कौन बच्चे देते हैं। जिनके कान दोस्त बाहर से दिखते हैं और सिर्फ शरीर पर बाल होता है दोस्त, वो हमेशा बच्चे देते हैं, और जिनके कान नहीं दिखते हैं वे अंडे देते हैं दोस्त। ये हो गया। इसमें पूछा अपनी गर्दन बहुत बार हिलाते हैं क्यों? क्योंकि उनकी आंखें जो होती हैं स्थिर रहती हैं, उनकी आंखें जो होती हैं घूम नहीं सकती हैं, इसलिए वे अपने सिर को हिला कर देखते हैं। एक ही ओर स्थिर हैं इसलिए हिलाते रहते हैं अपने सिर को, इसलिए हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, डायग्नोसिस, रोगों की पहचान के बाद डॉक्टर मरीज से कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन कम है। आयरन की कमी को पूरा करने के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या खाना चाहिए? तो दोस्त, मैंने भी इसके बारे में एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ लगभग सभी मैंने एनसीईआरटी में कवर किया है। 5 ही वीडियो में मैंने कवर कर दिए, छोटे छोटे वीडियो हैं, आप उसे अच्छे से देखकर तैयार कर लें। आप लोग खुद ही देख सकते हैं 2013 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, और लगभग प्रश्न जो है वो मैंने एनसीईआरटी में बताया है। लाइन टू लाइन आप वहाँ से पढ़ लीजिए, आपके 8 से 10 प्रश्न तो सही ही हो जाएंगे दोस्त। अब देखिए, हीमोग्लोबिन के बारे में बताया था कि मनुष्य में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है इसी के कारण जो रक्त होता है मनुष्य का वह लाल दिखाई देता है। अगर आयरन की कमी हो जाए खून में
अगर रक्त में आयरन की कमी हो जाए तो एक रोग हो जाता है जिसे दोस्त एनीमिया कहते हैं। एनीमिया रोग हो जाता है जिसमें जो है खून की कमी भी बताया जा सकता है। इसके लिए क्या एनीमिया के उपचार के लिए क्या खाना चाहिए? पहला, चावल, चीनी, आंवला। दूसरा, हरी पत्तेदार सब्जियां, गेहूं, संतरा। तीसरा है गुड़, नींबू, मटर। चौथा है आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आंवला खाना चाहिए, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़ खाना चाहिए। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के शिक्षण का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। क्या लक्ष्य होना चाहिए? एनसीएफ 2005 के अनुसार। एनसीएफ का फुल फॉर्म दोस्त होता है नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क, जिसे हम राष्ट्रीय, नेशनल का मतलब राष्ट्रीय हो जाएगा, क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क का मतलब पाठ्यचर्या रूपरेखा। इसका क्या मुख्य लक्ष्य होना चाहिए दोस्त? विषय की मूल अवधारणाओं की समझ विकसित करना, विषय के मूल सिद्धांतों को याद करना, कक्षा शिक्षण को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने के लिए कौशल प्राप्त करना। तो दोस्त याद करना हमेशा नकारात्मक होता है, इसलिए कट जाएगा। अब इसमें देखिए इन तीनों में से कौन सही हो सकता है? तो हमेशा वही सही होगा पर्यावरण अध्ययन में जिसमें जीवन के बाह्य मतलब बाहरी जीवन से हम जोड़ देते हैं पढ़ाते समय पर्यावरण को, वही सबसे ज़्यादा सही आंसर माना जाएगा। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे ईवीएस पर एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक में उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है? विषय की मूल अवधारणाओं की व्याख्या। दूसरा है चिंतन और सोच के लिए शिक्षार्थियों को अवसर प्रदान करना। तीसरा है तकनीक शब्द की सटीक परिभाषा प्रदान करना। चौथा है बड़ी संख्या में अभ्यास प्रश्न शामिल करना। तो देखिए हमेशा परिभाषा या याद करना ये नकारात्मक होते हैं, तो ये निगेटिव में चला जाएगा, कट जाएगा। अब इसमें देखा जाए, वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि बाहरी जीवन से जोड़ना, और दूसरा बच्चों को अधिक से अधिक अवसर प्रदान किया जाए, वो ऑप्शन हमेशा सकारात्मक होता है और सही माना जाता है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पाठ्यक्रम की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है? यहाँ देखेंगे, आप ध्यान से देखेंगे, नहीं। जब पेपर पढ़ें प्रश्न को, वहाँ नहीं को अंडरलाइन करके दिमाग में बैठाए रहें, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो पहला हो जाएगा इसे कार्य की दुनिया में प्रवेश करने के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान और कौशल के लैस करना चाहिए। इसे शिक्षार्थियों में पर्यावरण के लिए एक चिंता पैदा करना चाहिए। ये तो सही है दोस्त। इसे नए ज्ञान की पीढ़ी के लिए अग्रणी तरीकों और प्रक्रियाओं को प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थियों को संलग्न करना चाहिए। हाँ, पर्यावरण पढ़ाते समय शिक्षार्थियों को जो है दोस्त संलग्न मतलब सक्रिय रूप से उनको भाग लेने का अवसर प्रदान करना चाहिए, ये भी सही है। इसे शिक्षार्थियों को संज्ञानात्मक स्तर के अनुरूप होना चाहिए। हाँ, उन्हीं के स्तर के अनुरूप होना चाहिए। तो इसका जो ये तीनों सही हैं दोस्त, अनुरूप नहीं है पूछा है, तो हमारा पहला ही आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन ईवीएस पाठ्य पुस्तक में कविता और कहानियों को शामिल करने का उद्देश्य नहीं है? इनमें से कौन सा है जो कविता और कहानी को शामिल करने का उद्देश्य नहीं है? पहला, विषय में रुचि विकसित करना। हाँ, विषय में रुचि विकसित करेंगे कविता और कहानी अगर होंगे। दिनचर्या और नीरस सामग्री, नीरस माने जिसमें कोई रस ना हो, सामग्री को बदलाव करना, ये गलत हो जाएगा। दूसरा, शिक्षार्थियों के लिए आनंद और मनोरंजन प्रदान करना। हाँ, इसके द्वारा आनंद और मनोरंजन होता है। शिक्षार्थियों में कल्पनाशील और रचनात्मक क्षमता को बढ़ावा देना, ये भी सही है। तो हमारा गलत यही है, तो ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि नहीं पूछा था। नेक्स्ट, अच्छा ईवीएस पाठ्यक्रम बच्चों के लिए सही, जीवन के लिए सही और विषय के लिए सही होना चाहिए। पाठ्यक्रम में निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन उपयुक्त आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता? ऑप्शन में नहीं आ गया तो नहीं वाला हमें ढूंढना है दोस्त। यह भय और पूर्वाग्रह से मुक्ति के मूल्य को बढ़ावा देता है। हाँ, यह बढ़ावा देगा, सही है। शिक्षार्थियों को इस विषय में सामाजिक उद्यम के रूप में देखने की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। यह शिक्षण और अधिगम की प्रक्रियाओं पर अधिक जोर देता है। हाँ, यह शब्द देखिए परिभाषा आ गया, परिभाषा हमेशा नकारात्मक होता है, नहीं पूछा है, तो यह चौथा हमारा सही हो जाएगा। नहीं, परिभाषा नकारात्मक है तो नहीं नकारात्मक होता है, इसलिए चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट,
नलिनी तीसरी कक्षा की छात्रों के लिए पशु हमारे मित्र विषय को परिचय देना चाहती है। विषय को अधिक रोचक ढंग से प्रस्तुत करने के लिए सबसे अच्छी शिक्षण रणनीति क्या है? कोई भी विषय को पढ़ाने के लिए दोस्त उसमें हमेशा देखा जाता है कि जिसमें एक से अधिक इंद्रिय, ज़्यादा से ज़्यादा इंद्रिय जो है हमारी सक्रिय हों, जैसे आँख, नाक, कान, ये सब इंद्रिय होते हैं दोस्त, त्वचा। तो जिसमें अधिक से अधिक इंद्रिय जो है भाग लेती हैं या सक्रिय होती हैं, वही ऑप्शन हमारा सही होगा। जैसे विभिन्न पशुओं के चित्र वाले चार्ट का उपयोग करें। चित्र अगर देखेंगे, आँख का प्रयोग करेंगे। ब्लैक बोर्ड पर विभिन्न पशुओं का चित्र बनाएं, ये भी केवल देखेंगे और बनाएंगे करेंगे। पशुओं को उनकी उपयोगिता पर एक वीडियो फिल्म दिखाएं। वीडियो को देखेंगे भी, सुनेंगे भी और उनके दिमाग में बैठ जाएगा। छात्रों के पाठ्य पुस्तक में दिए गए पशुओं को चित्र देखने के लिए कहें, इसमें केवल देखेंगे। तो ज़्यादातर दोस्त देखिए, चित्र वाले चार्ट का उपयोग या पशुओं का चित्र बनाएं या चित्र देखें, यह है सबसे अलग, यही है जिसमें हमें हमेशा दृश्य और श्रव्य दोनों प्रकार के वीडियो में मिल जाएगा, जिसे देखेंगे भी और सुनेंगे भी। तो हमारे लिए सबसे अधिक बच्चों के लिए आवश्यक होगा, सबसे अच्छी रणनीति यही होगी। नेक्स्ट, 5वीं कक्षा एनसीईआरटी ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों में हर अध्याय के अंत में एक खंड हमने जो सीखा है शामिल है। यह सुझाव दिया जाता है कि इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर का आकलन सही या गलत के संदर्भ में नहीं किया जाना चाहिए। यह बदलाव किस कारण किया गया है? जो एनसीईआरटी के ईवीएस हैं 5वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तकों में हर अध्याय जब समाप्त होता है तो उसमें दिया जाता है, आखिरी में एक खंड दिया जाता है, हमने जो सीखा है उसके बारे में बताया जाता है, उसमें दिया रहता है दोस्त। इसका ये मतलब नहीं होता है कि हम सही आंसर दें या गलत आंसर दें। बच्चों से गलत या उम्मीद नहीं रखी जाती है। तो बच्चे इस स्तर पर सही उत्तर नहीं लिख सकते, कोई बात नहीं, नहीं लिख सकते हैं। तो यह मूल्यांकन में शिक्षकों की सुविधा को बढ़ावा देता है। ठीक, यह शिक्षकों को जानने में मदद करता है कि बच्चे क्या सीख रहे हैं। यहाँ देखिए दिया है जो सीखा है, तो सीखा यही यहाँ देखिए। फिर शिक्षकों को जानने में कि क्या सीखा है, हमेशा यही देखेंगे। जो शिक्षक हो उसमें देखना चाहिए कि बच्चों ने हमने जितना पढ़ा उसमें क्या सीखा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न विषयों में शामिल डू दिस एंड फाइंड, करो और पाओ, आउट करो और निकालो का उद्देश्य क्या है? प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना, परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन, वैज्ञानिक शब्दों की परिभाषाएं सीखना, छात्र को घर पर व्यस्त रखना। तो दोस्त देखिए, छात्र को घर पर व्यस्त रखना जरूरी नहीं है कि उसे छात्र को व्यस्त रखेंगे तो अधिक से अधिक सीख पाएगा, ये गलत हो जाएगा। परिभाषा जहाँ है तुरंत नकारात्मक होता है, गलत हो जाएगा। परीक्षा की बात आए नकारात्मक होता है दोस्त, गलत हो जाएगा। तो उसका प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना, उसे प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना ही उसका उद्देश्य है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, एक ईवीएस शिक्षक के रूप में एक चिड़ियाघर यात्रा के आयोजन का प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए? अगर आप छात्रों को चिड़ियाघर की यात्रा करवा रहे हैं तो उसका आयोजन क्या है? छात्रों को आनंद और मनोरंजन प्रदान करना, ये तो उन्हें प्रदान तो होता ही है। नियमित शिक्षण अनुसूची को एक रस्ता में परिवर्तन करना, मतलब एक रस में अगर कोई चीज़ चल रहा है एक रस में, इसमें निरस्ता आ जाती है, इसलिए तो गलत हो जाएगा। ऐसे ही छात्रों को एक सक्रिय अधिगम अनुभव प्रदान करना। शिक्षा की गुणवत्ता पर माता पिता को कोई भी संतुष्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि माता पिता को हम संतुष्ट करें। तो छात्रों को एक सक्रिय अधिगम, हमेशा सक्रिय अनुगम के अनुभव प्रदान करना, यही सही हमारा जवाब हो जाएगा दोस्त। नेक्स्ट, कांसे के बारे में सही कथनों का चयन करें। हमने एनसीईआरटी के वीडियो में आप लोगों को बताया था, एक हमारा आया था हैदराबाद में गोलकुंडा फोर्ट। गोलकुंडा फोर्ट में जो बंदूकें मिली थीं, तोपें मिली थीं, वह कांसे की बनी हुई थीं। और कांसा जो होता है दोस्त, कांसा जो होता है वह किसका मिश्र धातु है? तो यह जो है तांबे और टिन का मिश्र धातु होता है। इसमें तांबा और प्लस टिन मिलाया जाता है। तो आइए कांसे के बारे में अध्ययन करते हैं। कांसा लोहे, चांदी और सोने जैसा तत्व है, गलत, ये तो गलत हो जाएगा। पहला ए गलत, तो ए जहाँ काट दीजिए, ये देखिए कट गया ए से। बी देखिए, तांबे और टिन को पिघलाने पर कांसा बनता है, हाँ बी सही है। तो बी जहाँ है वो सही होगा। तो इन दोनों में देखिए बी पहले में सही है, तो हमारा यही ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, गांधी धाम
गुजरात में रहने वाला एक व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश और फिर हैदराबाद आंध्र प्रदेश जाना चाहता है, उसकी यात्रा की दिशाएं क्या है। किनारे में साइड में भारत के मैप में यहाँ पर जो है दोस्त, देखिए मैं दिखा दे रहा हूँ मैप में। देखिए यहाँ पर एक गुजरात है, ये गुजरात से दोस्त पहले वो कहाँ जा रहा है, तो गुजरात से देखिए पहले वो भोपाल जा रहा है। तो हमेशा मैप की दिशा देखिए ऐसे होती है, इधर पूरब होती है, मैप में जब देखते हैं इधर पश्चिम होता है, पूर्व से दोस्त पूरब हो गया, पास से पश्चिम हो गया, इधर उत्तर होता है और इधर दक्षिण होता है। तो पहले वह गुजरात से भोपाल आया, यहाँ गुजरात है, यहाँ से चलकर ये भोपाल आया। किस दिशा में आया, तो अगर मैप को यहाँ पर ऐसे दोस्त रख देंगे ऐसे करके, तो ये किस दिशा में आ रहा है, देखिए ये पूरब में, पहले पूरब में आया, फिर किधर गया, फिर नीचे की ओर, नीचे दक्षिण है, तो यानी पहले पूरब फिर दक्षिण में हुआ। तो देखते हैं, पहले पूर्व और फिर दक्षिण की ओर, ये हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, एक शहर के नक्शे पर यह उल्लिखित था, पैमाना 1 सेंटीमीटर जो होता है, इसमें बताया गया था कि 1 सेंटीमीटर 110 मीटर के बराबर है। यदि मानचित्र में दो क्षेत्रों के बीच की 15 सेंटीमीटर की दूरी, तब दोनों क्षेत्रों की वास्तविक दूरी, ये दूरी बताया गया था कि 1 सेंटीमीटर इतने दूरी के बराबर है। तो 15 सेंटीमीटर, तो 15 गुणे 110 कर लेंगे दोस्त, तो बराबर क्या हो जाएगा, 15 जीरो या 0, 15 के 5 हासिल 1, 15 के 15 और 1 1650। अब 1650 मीटर हो गया दोस्त, जिसमें देखिए सेंटीमीटर में है तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 1165 ही है, ये 1650 हमको, या 1100 मीटर में है, ये भी मीटर में है, लेकिन एक कम है इसलिए गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन किलोमीटर में है तो 1650 को आप जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो इतने मीटर में कितने किलोमीटर होंगे, तो भागे 1000 हो जाएगा। तो हमेशा 3 जीरो हो, ऊपर जाने पे 3 अंक पे दशमलव बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा 1.65 किलोमीटर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर 4। ये प्रश्न अक्सर पर्यावरण अध्ययन में पूछ लिया जाता है 1 नंबर का दोस्त, तो इसे आप अच्छे से समझ लें। नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट किसका हिस्सा है, ए भारत, बी तिब्बत, सी नेपाल, डी यानी चौथा म्यांमार। तो जो माउंट एवरेस्ट है दोस्त वह किसका हिस्सा है, तो नेपाल का हिस्सा है। हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेपाल में दोस्त जो माउंट एवरेस्ट है इसे क्या कहते हैं, तो इसे सागर माथा के नाम से जानते हैं, सागर माथा के नाम से जानते हैं किसको, माउंट एवरेस्ट को। कहाँ पर, नेपाल में सागर माथा के नाम से जानते हैं। और जो माउंट एवरेस्ट है इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 8848 मीटर है, कहीं कहीं 8850 मीटर भी रहता है। यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, कौन, माउंट एवरेस्ट विश्व की। और एक इसके अतिरिक्त मैं दोस्त बता देना चाहता हूँ आपको, अगर पढ़ने में कठिनाई हो रही है या पठन में कठिनाई हो रही है, क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, पढ़ने में कठिनाई या पठन में कठिनाई हो रही है तो वह कौन सी अधिगम अक्षमता होती है, तो उसे हम डिस्लेक्सिया कहते हैं, डिस्लेक्सिया बोलते हैं दोस्त, इसे आप लोग याद कर लें। और अगर गणित में कठिनाई हो रही है तो उसे डिसकैलकुलिया बोलते हैं, गणित में डिसकैलकुलिया बोलते हैं, कैलकुलिया बोलते हैं दोस्त। कैलकुलिया से आप बोल सकते हैं इसे कैलकुलेटर से क्या करते हैं, गणित हल करते हैं, गणित के लिए डिसकैलकुलिया है। और पढ़ने के लिए क्या है दोस्त, डिस्लेक्सिया है। अगर पठन अधिगम अक्षमता है, अक्षमता मतलब होता है बीमारी, अगर पढ़ने में दिक्कत है अक्षमता है तो डिस्लेक्सिया, अगर गणित में है तो डिसकैलकुलिया। ऐसे कई अधिगम अक्षमता हैं, मैं आप लोगों के लिए किसी एक वीडियो में उसे प्रस्तुत कर दूंगा दोस्त। इसके अतिरिक्त एक चीज़ और पूछा जाता है दोस्त, जैसे प्राथमिक स्तर पर बच्चों को जो उनकी कमियां हैं उनकी अच्छाइयों के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है या क्या होता है, तो वो होता पोर्टफोलियो एक रजिस्टर की तरह होता है जिसमें बच्चों के जो है उपलब्धियां दी रहती हैं। पोर्टफोलियो में जो बच्चे की उपलब्धियां या बच्चे में कमियां उसमें अंकित किए रहते हैं। जैसे आप लोग ये 2 प्रश्न देख ले, अच्छे से देख लें दोस्त। तो दोस्त हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, अब हम मिलेंगे अगली क्लास में। आप हमें अधिक से अधिक सपोर्ट करें दोस्त। अभी तक केवल आपने 6 सब्सक्राइबर हमारे बढ़ाए हुए हैं 6 दिनों में, इसलिए आपसे
निवेदन है दोस्त कि अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, वीडियो को सभी लोग, जितने लोग देखा करें, लाइक कर दिया करें। और आप लोगों को और क्या मैं इसमें सुधार करूं उसके लिए कमेंट भी करें। दोस्त, इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। हमारे चैनल को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करवाने का प्रयास करें। थैंक यू, धन्यवाद।